पांडवों और कौरवों की सेना आमने सामने खड़ी है। 18 दिनों तक चलने वाला महाभारत का युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है। युद्ध के आरंभ होने से पहले शंख की तीव्र ध्वनियां गूंजती है। श्री कृष्ण के पास पांचजन्य नाम का शंख था, अर्जुन के पास देवदत्त, युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख फूका, भीमसेन ने पौंड्र, नकुल के शंख का नाम सुघोष और सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्पक था। इसके अलावा काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, सात्विक, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्रों और अभिमन्यु के पास भी अलग अलग शंख थे। सभी शंखों की ध्वनि से कुरुक्षेत्र की धरती गूंज उठी। लेकिन आज हम शंख की बात आपसे क्यों कर रहे हैं? शंभू की वजह से। शंभू कौन है? सबसे पहले यही पता चलेगा आज आपको आसान भाषा में, मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। शंभू बेगूसराय के बछवाड़ा गांव के हैं, फिलहाल दिल्ली में रहते हैं। भारतीय सेना की 16 राजपूत बटालियन में तैनात है। इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है जो गिनीज बुक में दर्ज हुआ है। शंभू ने लगातार 80 सेकंड तक एक ही सांस में शंख फूका है। इससे पहले उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ था। ये तो खबर हुई। शंख फूकने को लेकर आप भी लगातार चीजें सुनते पढ़ते रहते होंगे, जैसे फेफड़ों पर इसका अच्छा असर होता है या इसे घर में रखना शुभ माना जाता है। अलग अलग शंखों की पूजा भी की जाती है। तो हमने सोचा आज क्यों ना थोड़ा समझा जाए कि शंखों की कहानी क्या है, विज्ञान क्या कहता है, जानकार क्या कहते हैं, कहां से आए शंख और कैसे पहुंचे हमारे घरों में। आइए जानते हैं। विज्ञान के अनुसार शंख यानी कॉन्च शेल समुद्री घोंगे के कवच होते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। प्रकृति में शंख बनने की प्रक्रिया समय लेने वाली होती है। घोंगों की पीठ पर खास तरह का टिश्यू होता है, इसको मेंटल टिश्यू कहते हैं। ये प्रोटीन और मिनरल का स्राव करता है। इससे ही धीरे धीरे इस कवच का निर्माण होता है। नीचे से ऊपर की तरफ ये कवच बढ़ते जाते हैं। इन कवचों में बहुत कम मात्रा में प्रोटीन भी होता है। अपनी सुरक्षा के लिए ये कवच बनाने वाले घोंगे जैसे साइज में बढ़ते हैं, उनके इस कवच का साइज भी बढ़ता है। इसमें मुख्य रूप से 3 परतें होती हैं। आमतौर पर बजाने वाले शंख से घोंगे को निकाल लिए जाने पर इनके कवच के ऊपरी नुकीले हिस्से में छेद किया जाता है। फिर उसी से हवा फूंकी जाती है और शंख बजने की आवाज आती है। पेरू और मेक्सिको जैसे देशों में भी पुराने जमाने के शंख इस्तेमाल किए जाने के सबूत मिले हैं। कुछ प्राचीन कलाकृतियों में शंख की आकृति उकेरी हुई भी मिली है। ये तो हुई विज्ञान की बात। अब आते हैं भारतीय परंपरा और प्राचीन कहानियों पर। एक कहानी जो काफी प्रचलित है और विष्णु पुराण के साथ साथ भगवत पुराण में भी पढ़ने को मिलती है, वो ये है कि देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। क्यों? दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवराज इंद्र की शक्तियां चली गई थी और तीनों लोकों पर दैत्यों का राज हो गया था। भगवान विष्णु ने देवों को उपाय सुझाया कि समुद्र मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा। उसका पान करने से दैत्यों को हराना संभव हो जाएगा। उस समय दैत्यों के राजा बलि थे। बलि और इंद्र ने बातचीत की। समुद्र मथने की बात पर समझौता हो गया। क्षीर सागर को मथने के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी, जिसे नेति भी कहते हैं। नीचे समुद्र तल पर भगवान विष्णु कच्छप अवतार लेकर यानी कछुआ बनकर बैठ गए। पर्वत उन्हीं की पीठ पर रखा गया। वासुकी के मुंह की तरफ असुर थे और पूंछ की तरफ देव। जब समुद्र मंथन हुआ तब उसमें से 14 रत्न निकले, जिसमें से पहला रत्न हलाहल विष था और आखिरी वाला अमृत। इन रत्नों के बारे में आपने दूसरी जगहों पर भी पढ़ा होगा, जैसे ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, चंद्रमा, शारंग, धनुष इत्यादि। इन्हीं रत्नों में से एक थी देवी लक्ष्मी और एक था शंख। दोनों समुद्र से निकले, इसलिए शंख को देवी लक्ष्मी का भाई भी कहा जाता है। कई जगहों पर देवी लक्ष्मी की पूजा में शंख का इस्तेमाल भी होता है। शंख को लेकर एक और कहानी चलती है, थोड़ी कम लोकप्रिय है लेकिन पढ़ने को मिलती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नाम के एक दानव का वध किया था। वध के बाद शंखचूड़ की आत्मा को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन उसकी अस्थियां समुद्र में बिखर गई। बाद में इन्हीं हड्डियों से शंख का जन्म हुआ। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार शंख को चंद्रमा और सूर्य के समान माना गया है, यानी देव स्वरूप। वहीं अथर्ववेद के चतुर्थ कांड के 10वें सूक्त यानी शंखमणि सूक्त में शंख का महत्व बताया गया है। वैसे तो कई तरह के शंख मिलते हैं, लेकिन अपने यहाँ भारत में 2 तरह के शंख ज्यादा कॉमन है। एक दक्षिणावर्ती, एक वामावर्ती। दक्षिणावर्ती यानी वो जिसका पेट दाईं तरफ खुलता हो, वामावर्ती यानी इसका उल्टा।
इनके अलावा एक मध्यवर्ती शंख भी होता है जिसे गणेश शंख कहते हैं। इसके अलावा हीरा शंख, मोती शंख, कौड़ी शंख नाम से भी शंख मिलते हैं। अब ये हुई शंख गाथा। अब आते हैं इसके इस्तेमाल और असर पर। शंख को विंड इंस्ट्रूमेंट की श्रेणी में रखा गया है, यानी ऐसा वाद्य यंत्र जिसे बजाने में हवा का इस्तेमाल हो, जैसे बांसुरी, बैकपाइपर, माउथ ऑर्गन इत्यादि। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने बात की प्रवीण कश्यप से। दिल्ली के रहने वाले हैं, बांसुरी वादक हैं, शंख भी बजाते हैं, दिल्ली और दिल्ली के बाहर कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म करते हैं। इन्होंने बताया शंख को ज्यादातर बैकग्राउंड संगीत में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि शंख में सुर नहीं लगते, सिर्फ एक भारी बेस वाली आवाज इसमें होती है। बैकग्राउंड में इस्तेमाल होने पर आगे चल रहे संगीत के सुर गड़बड़ नहीं करते। शंख बजाते समय आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें हवा बिल्कुल सीध में और लगातार फूंकी जाए, वरना उससे आवाज नहीं आएगी। ऐसा लोग कहते हैं कि शंख बजता है तो आसपास के नेगेटिव मॉलिक्यूल को खत्म कर देता है। हालांकि शंख सबसे ज्यादा तेज आवाज वाला यंत्र नहीं है। इसके अलावा सैक्सोफोन और तुरही भी बहुत तेज आवाज करते हैं। इन दोनों को बजाने में भी काफी मेहनत लगती है। इनमें ज्यादा दम से फूंक मारनी पड़ती है। कई जगह आपने ये भी पढ़ा होगा कि शंख बजाने से फेफड़ों को ताकत मिलती है। इसकी सच्चाई जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर दीपक शुक्ल से। ये उदयपुर के गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड है। पल्मोनरी मेडिसिन यानी सांस से जुड़ी दिक्कतों का इलाज करते हैं। इन्होंने बताया, देखिए, सांस लेने छोड़ने में फेफड़ों का और उसके नीचे की मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। शंख फूंकने में उन मांसपेशियों की एक्सरसाइज होती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति लगातार शंख बजाता है तो इससे समय के साथ उसके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें एक्सरसाइज मिल रही होगी। ऐसा फायदा किसी भी वाद्य यंत्र को बजाने से होगा जिसमें हवा फूंकने का इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह लगातार एक्सरसाइज करने वाले लोगों के फेफड़े भी ताकतवर होते हैं। दौड़ने वाले एथलीट, स्विमिंग करने वाले लोग, इन सब के फेफड़े आम लोगों के मुकाबले ज्यादा मजबूत होते हैं। जिस व्यक्ति ने लगातार 80 सेकंड शंख बजाया, उसने लगातार कई सालों तक प्रैक्टिस की होगी, तब यहाँ तक पहुंचा होगा। अगर कोई आम व्यक्ति अपने फेफड़े मजबूत करना चाहता है तो प्राणायाम उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति इत्यादि। लंबी सांस नाक से लेना, कुछ देर तक रोके रहना और उसके बाद मुंह से छोड़ना, ये एक अच्छी एक्सरसाइज है। कई बार जब हम लोगों को लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रखते हैं या उन्हें ऑक्सीजन देते हैं तो उनके फेफड़ों की क्षमता पर असर पड़ता है। उन्हें सलाह दी जाती है कि वो अपने फेफड़ों को मजबूत करने पर मेहनत करें। इसके लिए इंसेंटिव स्पायरोमेट्री जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ये फेफड़ों की एक तरह की एक्सरसाइज है। बच्चों को भी उनके फेफड़ों की मजबूती के लिए गुब्बारे फुलाने को कहा जाता है। इसलिए इस रिकॉर्ड के बारे में पढ़कर सीधे आप भी 80 सेकंड तक शंख बजाने की कोशिश न करने लगे। डॉक्टर का कहना है, जरूरत से ज्यादा फेफड़े फुला दिए तो नुकसान भी हो सकता है। शंभू कुमार ने बताया कि वो रोज लगातार कई मिनट प्रैक्टिस किया करते थे, तब जाकर उन्होंने 80 सेकंड तक शंख बजाया है। आपको भी शंख बजाना है तो कम समय से शुरू करिए और धीरे धीरे समय बढ़ाते जाइए। क्या पता अगला रिकॉर्ड आप ही बना लें। आप कितनी देर तक शंख बजा लेते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये जानकारी आपके लिए लाई थी प्रेरणा। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।